Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 31 of our crash course, जिसमें आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक है आज का हमारा वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। ओके, और इसको इजी बनाने के लिए हमने कुछ और भी चीज़ किया हुआ है जो आपका इस टॉपिक में हेल्प ज़्यादा कर सकता है। लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए आप थोड़ा हमारे लेक्चर में बने रहिएगा, मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। ओके, एक एडिशनल चीज़ है जो कि हम आपको करके दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चंस को आज टोटल हम सॉल्व करने वाले हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हो updatestudio.in हमारी वेबसाइट के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, लेक्चर्स सब कुछ हम आपके लिए इसी चैनल पर लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स एंड वर्कशीट आज के आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पे नोट्स एंड वर्कशीट और सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ द यूज़ ऑफ वन वर्ड। ओके, देखो नाम में ही इसका आंसर छुपा है कि वन वर्ड, ओके, is the use of one word in place of wordy phrase in order to make the sentence structure clearer। मतलब कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मोर क्लियर एंड कंसाइज बनाने के लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई एक ऐसा वर्ड जिसके लिए जो बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड में उसका मीनिंग बनता हो, तो उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि वन हु डिस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। ओके, डिस्पाइजेस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? डिस्पाइजेस का यहाँ पे मीनिंग होता है डिसलाइक्स। ओके, द सिंपल मीनिंग फॉर डिस्पाइजेस इज डिसलाइक्स। ओके, वन हु डिस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे, मतलब लोअर सोशल पोजीशन के लोगों को डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, स्नॉब, प्रिम, प्रिग या एरिस्टोक्रेट। तो इसमें से हम क्या बोलते हैं इसको? इसका देखो राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, स्नॉब। ओके, स्नॉब इज़ द राइट आंसर फॉर इट। स्नॉब वो पर्सन का कैटेगरी है, मतलब उस पर्सन को हम बोलते हैं जो कि उससे लोअर कैटेगरी के या फिर लोअर सोशल पोजीशन के लोगों को पसंद नहीं करता है। ओके, और बाकी सारे वर्ड्स का भी चलिए मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्राइम का मीनिंग क्या है? ऑलवेज बिहेविंग इन अ केयरफुल और अ फॉर्मल वे एंड ईजिली शॉक्ड बाय एनीथिंग दैट इज रूड। तो एक पर्सन जो कि ऑलवेज केयरफुल और फॉर्मल वे में बिहेव करता है, ओके, इज़ वेरी केयरफुल एंड फॉर्मल इन हिज बिहेवियर एंड इट कैन ईजिली गेट शॉक्ड बाय एनीथिंग दैट इज़ रूड। मतलब कि अगर कोई चीज़ रूड हैपन होती है तो उससे बहुत जल्दी वो शॉक भी हो जाता है। सो दैट कैटेगरी इज़ नोन एज प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिग क्या होता है? प्रिग इज अ पर्सन हु अनॉयज अदर्स बाय बीइंग टू केयरफुल। ओके, एक पर्सन जो अनॉयज मतलब कि एक तरीके से दूसरे लोगों को गुस्सा दिलाने वाला काम। ओके, दूसरे लोगों को गुस्सा दिलाना या फिर इरिटेट करता है। अ पर्सन दैट अनॉयज अदर्स बाय बीइंग टू केयरफुल अबाउट कन्फर्मिंग टू व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल। मतलब कि वो, जैसे ये पर्सन जो होता है, ये कहीं भी अगर जाएगा, ओके, इफ़ ही गोज एनीवेयर, तो क्या करता है, यहाँ वहाँ पे देखता है कि सोशली मतलब क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाता है कि हाँ, जैसा भी मतलब यहाँ पे उसके हिसाब से हमको एक्ट करना है। सो वो अपना बिहेवियर छोड़ के अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और सबको उसी तरीके से बोलता है कि वैसे ही करो, वैसे ही करो। तो थोड़े लोग उसकी वजह से अनॉय हो जाते हैं। तो प्रिग इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि लोगों को अनॉय करता है और उसको बार बार लोगों को बोलता है कि ऐसा करो, इस तरीके से करो, बिकॉज यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो दैट इज वॉट। एरिस्टोक्रेट क्या है कि member of a form of government in which the people are ruled by small privileged class of people। okay, तो member of a form of government। okay, so aristocrat is a member of a government। okay, एक person है जो कि member of a government in which पीपल आर रूल्ड बाय स्मॉल प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल। मतलब कि बहुत ही कम प्रिविलेज क्लास की, मतलब कि एकदम से जो सबसे टॉप ऑफ द नॉच, मतलब एक तरीके से होते हैं ना, कुछ स्पेशल लोगों को ही वहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है कि हाँ, आप ही यहाँ पे रूलर बनोगे, आप ही यहाँ पे आगे रूल करोगे। तो उस वो ऐसा एक मेंबर जो होता है, ऐसा एक गवर्नमेंट का मेंबर, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हम सभी क्वेश्चंस में यही करने वाले हैं कि पहले हम राइट आंसर देखेंगे और बाकी जो भी वर्ड्स रहेंगे उन सब का भी हम मीनिंग्स को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, मतलब कि मैनी वाइफ्स होने वाला जो कस्टम है उसको क्या बोलते हैं? बाईगैमी, पॉलीगैमी, मोनोगैमी या मैट्रिमोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी वो कस्टम है जिसमें मैनी वाइफ्स मतलब आप रख सकते हो, ओके। वो कस्टम जहाँ पे मतलब एक पर्सन ज़्यादा मतलब मोर देन वन वाइफ को रख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीगैमी, ओके, पॉलीगैमी। तो इसका बाकी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। देखो बाईगैमिंग का मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू मैरिज विथ वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर, मतलब कि एक पर्सन से ऑलरेडी लीगली मैरिड है, ओके, वहाँ से एग्जिट नहीं किया है, फिर भी वो एक दूसरे पर्सन से अगर मैरी करा तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन बाईगैमी, ओके। बाईगैमी में हम सिंपली बोल सकते हैं कि टू वाइफ्स अगर किसी को होती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज बाईगैमी। पॉलीगैमी वहाँ पे क्या होता है? पॉलीगैमी मीन्स देखो यहाँ पे बाई जो वर्ड है it means, it always means two, and poly जो word है it means many, okay। तो पॉलीगैमी में क्या होता है? मैरिज टू मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम व्हेन अ वुमन, ओके, मोर देन वन स्पाउस। स्पाउस अब यहाँ पे मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो, मतलब वाइफ भी हो सकता है या फिर हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीगैमी क्या होता है कि मैरिंग टू मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, मतलब कि मोर देन वन या फिर स्पेशली अगर हम बोलें तो ये दिस शुड बी +2, ओके। इवन इनफैक्ट देखो बाईगैमी भी काइंड ऑफ एन पॉलीगैमी ही है, ओके। मोर देन वन है तो पॉलीगैमी में भी आएगा, बाईगैमी में। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि अ पर्सन हैविंग टू वाइफ्स तो वहाँ पे हम बाईगैमी बोलेंगे, ओके। नाउ वन थिंग मोर, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है। अ वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन, अगर एक वुमेन है जो कि मोर देन वन मैन से मैरी करती है तो उसको बोलते हैं पॉली एंड्री, ओके। व्हाट वी कॉल दैट एज पॉली एंड्री, ओके। एक वुमेन जो कि मोर देन वन मैन से अगर शादी करती है, मैरी करती है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एंड्री। द टर्म इज पॉली एंड्री। मोनोगैमी, मोनोगैमी के देखो वर्ड मोनो का मीनिंग होता है वन, ओके। जब भी आप मोनो वर्ड कहीं भी देखोगे तो इसका मीनिंग होता है वन, और गैमी का मीनिंग यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड है, ओके। सो मोनोगैमी का मीनिंग होता है कि अ रिलेशनशिप विथ ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर से जब आप मैरी करते हो सो दैट इज कॉल्ड एज एन मोनोगैमी। मैट्रिमनी क्या होता है? अ यूनियन ऑफ टू पीपल एज स्पाउसेस। सो दो पीपल जब एक साथ में शादी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिमोनी, ओके। अ यूनियन ऑफ टू पीपल एज स्पाउसेस इज नोन एज मैट्रिमोनी, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग मतलब कि एक सॉन्ग जो कि रिलीजियस और सेक्रेड इमोशंस को उसके अंदर भरा हुआ होता है, ओके। दैट इज फिल्ड, अ सॉन्ग दैट इज फिल्ड विद सेक्रेड एंड रिलीजियस इमोशंस। तो ऑड, लिरिक, हिम या फिर बैलेड, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? The right answer for this is option C. Hymn is a song, okay, is a type of a song, okay. Hymn is a type of a song, okay, जहाँ पे that is filled with or that has the religious and the sacred emotions, ठीक है। बाकी क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। Ode, an ode is a type of a lyrical poem that is usually dedicated to a particular person और सब्जेक्ट, ओके। तो पर्टिकुलर पर्सन या फिर सब्जेक्ट को जब हम एक पोएम में मतलब जो लिरिक्स होते हैं उसमें जब एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड होगा तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑड। द टर्म लिरिक रेफर्स टू अ शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस और थॉट्स। तो पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स को जब एक्सप्रेस करता है कोई पोएम तो उसको हम बोलते हैं लिरिक, ठीक है। हिम हमने देखा, हिम इज अ टाइप ऑफ रिलीजियस सॉन्ग और अ पोएम दैट इज टिपिकली संग एज अ पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सर्विस और अ सेरेमनी। तो रिलीजियस सेरेमनी और सर्विस जो डिवोशनल सॉन्ग्स मोस्टली होते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ एन हिम, ओके, अ रिलीजियस सॉन्ग। बैलेड, बैलेड क्या होता है? बैलेड इज अ नरेटिव पोएम, ओके, इट इज अ नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अ सिंपल एंड अ डायरेक्ट लैंग्वेज। तो ऑफन सिंपल एंड अ डायरेक्ट लैंग्वेज में, ओके, बैलेड इज एन स्टोरी। बैलेड देखो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा। सो बैलेड इज काइंड ऑफ एन एक प्ले भी होता है और साथ में वहाँ पे एक स्टोरी भी बैकग्राउंड में चल रही होती है। सो दैट इज अ बैलेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स।
तो हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज लुकिंग एट ओनली एट टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, वैंडरर या मोनार्की। सो ये चार में से क्या राइट आंसर होगा? द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन जो ऑलवेज और जो मोस्टली हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग्स की तरफ ध्यान देता है। ओके, सो मोस्टली ही लुक्स एट टू द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ओके, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट इज अ पर्सन ऑन द अदर हैंड इज समवन हु टेंड्स टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ओके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे देखता है। जैसे कि जो पेसिमिस्ट होता है ही लुक्स एट टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वहीं पे ऑप्टिमिस्ट क्या करता है? ही लुक्स एट टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। वैंडरर क्या होता है? अ वैंडरर इज समवन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन और पर्पस। मतलब वैंडरर का मीनिंग क्या है? कि वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ट्रैवल करता रहता है, कोई पर्पस नहीं है वहाँ पे, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वैंडरर। ओके, नेक्स्ट, मोनार्की क्या होता है? अ मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल इंडिविजुअल, यूजुअली अ किंग और अ क्वीन, ओके, यूजुअली अ किंग और अ क्वीन, ओके, होल्ड्स द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द पावर। तो मोनार्की उसको बोलते हैं कि अगर एक मतलब गवर्नमेंट है, एक गवर्नेंस है जहाँ पे एक सिंगल पर्सन के पास में पूरा पावर है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट, एन एनिमल विथ 2 फीट। तो एनिमल विथ 2 फीट को क्या बोलते हैं? बिब्ड, डेमागॉग, ट्रिप्ड या फिर कार्निवोरस। ओके, सो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिब्ड। सो वी कॉल इट एज बिब्ड। बिब्ड का मीनिंग होता है अ क्रिएचर दैट हैज़ 2 legs एंड वॉक्स अपराइट, मतलब कि वो स्ट्रेट वॉक करता है अपने 2 legs पे। तो क्रिएचर जिसके पास में 2 legs होते हैं उसको हम बोलते हैं बिब्ड। देन डेमागॉग का मीनिंग क्या होता है? अ पॉलिटिकल लीडर, ओके, अ पॉलिटिकल लीडर और अ स्पीकर, okay, a political leader or a speaker who appeals to the emotions, prejudices and fears of the people, okay, who appeals to the emotions, prejudices and the fears of the people in order to gain power and promote their own agenda। तो एक पर्सन, एक पॉलिटिकल लीडर या फिर स्पीकर जो कि मोस्टली इमोशंस पे, जो पहले से चीज़ें चलती आई उसके ऊपर या फिर फियर्स के ऊपर ज़्यादातर लोग उससे बात करता है, और उन तो इन ऑर्डर की जस्ट टू गेन द पावर एंड प्रमोट देयर ओन एजेंडा, अपने एजेंडा को प्रूफ करने के लिए वो क्या करता है? इमोशंस के साथ में, उनके फियर्स के साथ में खेलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एन डेमागॉग। ओके, अ पर्सन हु इज अ पॉलिटिकल लीडर और अ स्पीकर जो कि इस तरीके से मैनेज करता है पीपल को, दैट इज कॉल्ड एज एन डेमागॉग। देन ट्रिप्ड। ट्रिप्ड क्या है? पोटेंशियली रिफर्स टू अ क्रिएचर विथ 3 legs। ओके, अ 3 leg के क्रिएचर अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्ड, बट 3 leg का कोई क्रिएचर होता नहीं है। वी हैव नेवर सीन एन क्रिएचर दैट इज ट्रिप्ड, एंड दैट इज द रीज़न नॉट कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। ओके, वेरी रेयरली वी यूज इट। ओके, अदरवाइज वी डू नॉट यूज इट। द अदर वर्ड जो इसके लिए ट्रिप्ड के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज इन इंग्लिश इज मोस्टली ट्राईपॉड। ओके, ट्राईपॉड इज एन वर्ड दैट एक्चुअली, जैसे कि कैमरास के लिए ट्राईपॉड होते हैं, सो दैट एनी ऑब्जेक्ट having, okay, not creature but object having 3 legs is called as a tripod. Mostly the objects that have 3 legs is called as tripod in English. Okay, and that is the reason tripped ज़्यादा यूज़ नहीं, because it is potentially referred to a creature। ठीक है, इसीलिए tripped को हम यूज़ नहीं करते। then carnivorous सबको पता ही होगा। carnivorous का मीनिंग क्या होता है? carnivorous describes an organism, typically an animal that primarily eats meat or flesh। तो मीट और फ्लैश खाने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवरस। ओके, वहीं पे अगर वेजिटेबल्स खाने वाले होंगे या फिर ओनली वेजिटेशन, मतलब कि सिर्फ फ्रूट्स लीव्स खा रहे होंगे, तो क्या उनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवरस। ओके, वी कॉल देम हर्बीवरस। ठीक है, हर्बीवरस का मीनिंग होता है कि क्रिएचर्स और एनिमल्स दैट ईट वेजिटेशन। वेजिटेशन का मीनिंग होता है लीव्स हो गया, फिर ओके वॉट एवर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन कॉल्ड? स्पिंस्टर, वैंडल, बैचलर या फिर एडल्ट? द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, स्पिंस्टर। ओके, वी कॉल इट एन स्पिंस्टर। अब देखो, जैसे कि अगर एक
एक मैन है, ओके, और एक हम बॉय है, उसका मैरिज होने वाला है, तो उसके पहले हम बैचलर्स पार्टी देते हैं। तो उसी तरीके से अगर एक वुमेन है, एक गर्ल है, उसकी शादी होने वाली, तो उसके पहले जो पार्टी हम देते हैं उसको दैट इज़ कॉल्ड एज एन स्पिंस्टर्स पार्टी। स्पिंस्टर का मीनिंग होता है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, ओके, एक वुमेन या फिर एक गर्ल, ओके, दैट इज़ ऑन द एज लाइक बियॉन्ड द यूजुअल एज ऑफ मैरिज, ओके, जो कि एल्डर हो चुकी है बट शी इज़ नॉट येट मैरिड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन स्पिंस्टर। वैंडल क्या है? समवन हु इंटेंशनली डिस्ट्रॉयज और डैमेजेस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू अदर। एक पर्सन जो कि इंटेंशनली, मतलब कि अपने खुद के दिमाग से इंटेंशनली डिस्ट्रॉयज एंड डैमेजेस प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पीपल इज नोन एज अ वैंडल। बैचलर क्या होता है? अनमैरिड मैन। अडल्ट क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ रीच द एज ऑफ मेच्योरिटी और लीगल मेजॉरिटी टिपिकली डिफाइंड बाय द लॉ। तो लॉ ने अगर डिफाइन किया या फिर एक एज ऑफ मेच्योरिटी को उसने क्रॉस कर गया, सो वी कॉल इट एज एन एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द रिच इज। एक गवर्नमेंट जो कि रिच लोग कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी? The right answer to this is option C, plutocracy. We call it plutocracy. जहाँ पे the government जो है वो wealthy और rich लोग कंट्रोल करते हैं, ओके, wealthy एंड रिच पीपल कंट्रोल जहाँ पे करते हैं जिस गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ओके। बाकी क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ओलिगार्की, ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सोशल सिस्टम इन विच पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ के हाथ में, ओके, या तो इंडिविजुअलीज और फैमिलीज़ के हाथ में जब पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन ओलिगार्की, ठीक है। नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेसी अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट और अ सोशल हायरार्की इन विच द पावर और द अथॉरिटी इज वेस्टेड इन एन हेरिडिटरी रूलिंग और अ क्लास और नोबिलिटी। मतलब कि यहाँ पे एक सुपीरियर क्लास के पास में, ओके, हम कह सकते हैं एक सुपीरियर क्लास के पास में हम जब पावर दे देते हैं, ओके, इन अ हैंड्स ऑफ अ फ्यू एंड अ वेरी सुपीरियर क्लास और अ प्रिविलेज्ड क्लास, ओके, प्रिविलेज्ड क्लास, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट, प्लूटोक्रेसी क्या होता है अभी तो हमने समझ लिया, अ गवर्नमेंट और सोसाइटी इन विच द पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। तो ओके, यहाँ पे क्या है? वेल्दी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अ सिस्टम और अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर पीपल के पास में रहता है, या तो डायरेक्टली रहेगा उनके पास में, या तो वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और फिर वो जाके, जैसे कि अभी इस टाइम पे अगर हम देखें तो लोकसभा इलेक्शंस हमारे होने वाले हैं जहाँ पे हम इलेक्ट करने वाले हैं, ओके, वी विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि आगे गवर्नमेंट को चलाएंगे, सो दैट इज एन डेमोक्रेसी, ओके। यहाँ पे पावर पीपल के पास में है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो खुद क्यों मैनेज नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, वो अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर आगे गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड। तो दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड, देखो ये वर्ड सभी ने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा अपना जब भी स्कूल में रहे होंगे। तो इनडेलिबल, इनडिविजिबल, इनसॉल्युबल या इनडिफेंसिबल। तो इसमें से कौन सा राइट वर्ड होगा? दैट इज इनडिविजिबल। देखो वर्ड ही यहाँ पे डिवाइडेड डिविजिबल दिख रहा है ना। इनडिविजिबल का मीनिंग होता है कि दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड, ओके। चलो आगे बाकी सारे वर्ड्स की भी मीनिंग समझ लेते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इरेज्ड और फॉरगेटन इज कॉल्ड एज इनडेलिबल, ठीक है। जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते या फिर फॉरगेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनडेलिबल, ठीक है। इनडिविजिबल देख लिया, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। देखो एटम्स के केस में हम जब बात करते हैं, ओके, इन साइंस में हमने एटम्स पढ़ा होगा ना, तो एटम्स इज नोन एज द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि वो लास्ट पार्ट जिसके आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज एटम्स। तो ऐसी चीज़ें जो कि डिवाइड नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड एज इनडिविजिबल। इनसॉल्युबल का मीनिंग दैट कैन नॉट बी समथिंग दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ओके, डिजॉल्व नहीं हो सकता या फिर सॉल्व नहीं हो सकता या फिर रिजॉल्व नहीं हो सकता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता, सो दैट इज कॉल्ड एज इनसॉल्युबल, ओके। थिंग्स that cannot be dissolved, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पत्थर लें और उसको पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश, सो कैन वी डिजॉल्व इट? नो, वी कैन नॉट डिजॉल्व, सो द स्टोन विल बी कॉल्ड एज एन
इनसॉल्युबल, ओके, दैट इज़ एन इनसॉल्युबल मटीरियल. सो वैसे प्लास्टिक अगर हम लें उसको हम लोग पानी में एक तरीके से इन वाटर वी ट्राई टू डिजॉल्व इट. सो कैन वी डिजॉल्व इट? नो. सो वन सेकेंड, प्लास्टिक इज एन इनसॉल्युबल मटीरियल. सो दैट विच कैन नॉट बी डिजॉल्व, या फिर जिस एक कोई प्रॉब्लम है अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिला, सो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनसॉल्युबल. मतलब दैट विच कैन नॉट बी सॉल्व और डिजॉल्व इज कॉल्ड एज एन इनसॉल्युबल. इनडिफेंसिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड और जस्टिफाइड. एक चीज़ जिसको हम डिफेंड या जस्टिफाई नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इनडिफेंसिबल. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ. तो इन रिलेशन टू अर्थ एक फिक्स्ड ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल, जियोडी, जियोसेंट्रिक या फिर जियो स्टेशनरी. द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, जियो स्टेशनरी. अब देखो जियो स्टेशनरी क्या होता है? हमारा अर्थ है, राइट, दिस इज अवर अर्थ. अब अगर अर्थ है और अर्थ के बाहर हम, मतलब जैसे एक सैटेलाइट है हमारे पास में, ओके, इफ़ वी हैव एन सैटेलाइट, ओके, इफ़ वी हैव अ सैटेलाइट जिसको मतलब हम जो लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट को अगर हमको एक फिक्स्ड लोकेशन पे रखना है, ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मोस्टली क्या होता है कि हमारे अर्थ के बाहर एक फिक्स्ड हमारे पास में, ओके, एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट होता है. ये ऑर्बिट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है, ओके. ये सैटेलाइट इसमें ही मूव करता रहेगा, ओके. ये जो सैटेलाइट है हमारे पास में, ये इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ. तो ये डिस्टेंस मूव नहीं होता, ये डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है, ओके. तो फिक्स्ड ऑर्बिट इन द स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी. और इसीलिए हम इस सैटेलाइट को भी बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो जब भी आप कभी वर्ड सुनोगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर ये वर्ड कभी आप सुनते हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा सैटेलाइट जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, मतलब कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ, इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. एंड जियो स्टेशनरी का मीनिंग होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट, ओके, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. जियोलॉजिकल क्या होता है? द स्टडी, ओके, द स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल, ओके. अगर हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं और फिर स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड हिस्ट्री, तो इसको हम बोलेंगे जियोलॉजिकल. जियोडी, जियोडी क्या होता है? जियोडी इज अ कोलोकियल टर्म यूज्ड to describe a person from the Tyneside region of northeastern England, particularly Newcastle upon Tyne and its surrounding areas. तो जियोडी क्या है? जियोडी एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं उन पीपल को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि टाइनसाइड रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंग्लैंड में रहते हैं, पर्टिकुलरली नियर न्यू कैसल अपॉन टाइन और इट्स सराउंडिंग एरियाज. मतलब वहाँ पे जो इस रीजन में, न्यू कैसल के अराउंड के रीजन में रहते हैं जो लोग हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंग्लैंड, उनको हम बोलते हैं जियोडी, ओके. So geode is a term used for a particular, we can say a particular community of a people, okay, or a people living at a particular place. जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? जियोसेंट्रिक का मीनिंग होता है इट रेफर्स टू द बिलीफ और द मॉडल दैट प्लेसेस द अर्थ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और द सोलर सिस्टम. तो वो थियरी जहाँ पे हम अर्थ को सेंटर में अज्यूम करते हैं और बाकी सब कुछ, सन, मून, बाकी सब कुछ को हम उसके बाजू में अज्यूम करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज जियोसेंट्रिक, ओके. जियोसेंट्रिक का मीनिंग होता है कि अर्थ इज एट टू द सेंटर एंड एवरीथिंग एल्स इज अराउंड इट एंड दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ओके. सो दैट बिलीफ और मॉडल को हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक. जियो स्टेशनरी क्या होता है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ओके. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इट इज रेफर्स, ओके, ठीक है. Next, a person who maliciously destroys by fire, okay. A person who maliciously destroys. अच्छा, maliciously का meaning होता है यहाँ पे an intention to harm someone, okay, और intention to harm, तो that is called malicious, okay. तो इसका यहाँ पे word क्या होगा? antagonist, activist, terrorist या incendiary, oh sorry, incendiary, okay. So the right answer for this is option D, incendiary. So incendiary is the word that is used for a person who maliciously tries to destroy by fire, okay. Next, अब इसमें हम meaning समझ लेते हैं. antagonist का meaning क्या होता है? antagonist का meaning होता है a person or a group of people who actively oppose or competes with another person or a group. तो अगर एक पॉजिटिव पर्सन, ओके, एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन खड़ा है, ओके, सो
अगर एक पर्सन है उसके अगेंस्ट में कोई पर्सन खड़ा है, सो ही विल बी कॉल्ड एज एन एंटेगनिस्ट, और अ ग्रुप ऑफ पीपल विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एंटेगनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु एंगेजेस इन एक्शंस, कैंपेन्स और मूवमेंट्स टू ब्रिंग सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल चेंज इज कॉल्ड एज एन एक्टिविस्ट, ओके। एक पर्सन या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, हु आर फाइटिंग फॉर सम सोशल, पॉलिटिकल या फिर एनवायरमेंटल चेंज, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविस्ट। टेररिस्ट क्या होता है? ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे आप लोगों को, लेकिन फिर भी समवन हु यूजेस वायलेंस, ओके, यूजेस वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड कोअर्जन to achieve political, ideological or religious objectives is called as a terrorist. Incendiary क्या है? Someone that is capable of causing fires or flames such as flammable substance or explosive device. Okay, someone is something, okay, something that is capable of causing fires and flames is called as incendiary, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। One who collects coins is called, एक पर्सन जो कि कॉइन कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, ओके, हु इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स इज कॉल्ड एज, तो कलेक्टर, नार्सिसिस्ट, कैलीग्राफर, नुमिस्मैटिस्ट, ओके। सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, नुमिस्मैटिस्ट इज द राइट आंसर, ओके। अ पर्सन जो कि जिसको बहुत ज़्यादा लाइक ही इज़ हॉबिस्टिक अबाउट कलेक्टिंग कॉइन्स एंड ही इज़ रियली फॉन्ड अबाउट कलेक्टिंग कॉइन्स इज कॉल्ड एज नुमिस्मैटिस्ट, ठीक है। कलेक्टर क्या होता है? अब कलेक्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। कलेक्टर इज़, देखो एक कलेक्टर तो एक जॉब रोल भी होता है जो कि आप यूपीएससी वगैरह दे के आप फिर उस जॉब रोल पे पहुँचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन कलेक्टर। बट यहाँ पे someone who gathers, acquires, accumulates items of a particular type or category as a hobby or passion is called as a collector। मतलब कि एक पर्सन जो कि एक टाइप या कैटेगरी की चीज़ों को गैदर करता है तो उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। नार्सिसिस्ट कौन होता है? समवन हु हैज़ एन एक्सेसिव और एग्जैजुरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, एक पर्सन जिसके पास में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस जो अपने आप को देता है, अ डीप नीड फॉर एडमायरेशन, ओके, एंड अ लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, मतलब कि दूसरे लोगों को बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ भी केयर नहीं करता, एंड इज़ कम्प्लीटली अबाउट लाइक ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, ओके। एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ओके। Calligrapher, one who practices the art of calligraphy, which involves the decorative and artistic writing of letters and symbols. तो artistic writing and decoration of letters को हम बोलते हैं calligraphy, and एक person जो calligraphy करता है that is called as an calligrapher, ठीक है। Numismatist कौन होता है? A person who studies, collects or specializes in coins, medals and related items is called as numismatist, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A cure for all disease, exorcism, incantation, panacea, antibiotic. The right answer for this is option C. Option C is the right answer. Panacea is called as an, panacea is a cure for all disease, okay, is a word for all, curing for all disease, okay। बाकी वर्ड का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। exorcism, exorcism का मीनिंग क्या? a religious or a spiritual ritual performed to expel or drive out supposed evil spirits or demons from a person, place or object is called as exorcism, ठीक है। एक स्पिरिचुअल और रिचुअल जो परफॉर्म किया जाता है, ओके, जो जहाँ पे हम फिर एविल स्पिरिट्स या फिर डेमन्स को भगाने के लिए करते हैं। मोस्टली आप हॉरर मूवीज़ में देखते होगे, जब भी आप हॉरर मूवीज़ कोई देखते होगे तो वहाँ पे वी हैव एन फादर, और फ्रॉम एक पर्सन के अंदर से उसको डेमन को निकालने की या फिर एविल स्पिरिट्स को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सॉर्सिज्म, ठीक है। देन इनकैंटेशन क्या होता है? अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और साउंड्स अटर्ड or chanted as a part of a magical, mystical or religious ritual is called as incantations, ठीक है। तो incantation क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर साउंड्स लाइक मंत्र बोलते हैं ना हम लोग, मंत्र का उच्चारण करना, तो वो मंत्र का जब चैंटिंग हम करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एन incantations. Panacea, a remedy or solution that is believed to cure or alleviate all diseases, ailments and problems is called as panacea, मतलब कि सब सारे diseases को एक तरीके से क्योर करने के लिए, ओके, कोई रेमेडी या सोल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं पेनेशिया। नेक्स्ट एंटीबायोटिक, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन मेडिकेशन, टाइप ऑफ अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ओके। सो या तो उनको ग्रोथ को हम रोक देते हैं या तो उनको किल कर देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड, वो मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस, amphibian, amorphous, ambivalent.
द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, एम्फीबियन। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, ओके, जो कि लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। सो ही इज कॉल्ड एज एन एम्फीबियन। ओके, तो बाकी का मीनिंग है एम्बिगुअस का मीनिंग है समथिंग दैट इज अनक्लियर। एम्बिगुअस का मीनिंग है समथिंग दैट इज अनक्लियर। ओके, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी अगर नहीं मिल रही, सो दैट इज एम्बिगुअस। एम्फीबियन, अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल दैट स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन वाटर एंड पार्ट ऑफ लैंड, मतलब कि थोड़ा टाइम वाटर में, थोड़ा टाइम लैंड पे रहता है, तो उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। एमॉर्फस, लैक्स अ डेफिनाइट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर और दैट डज नॉट हैव क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री और आउटलाइन, उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस। देखो, एमॉर्फस मोस्टली हम साइंस में यूज़ करते हैं कि एमॉर्फस पाउडर, एमॉर्फस थिंग्स। तो एमॉर्फस का मीनिंग होता है कि जिसका डेफिनाइट शेप या फिर फॉर्म नहीं होगा। ओके, अगर डेफिनाइट शेप या फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस। ठीक है। एम्बीवैलेंट का मीनिंग होता है हैविंग मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समवन। तो एम्बीवैलेंट का मीनिंग होता है मिक्स्ड, मतलब कि गुड एंड बैड एज वेल। तो एम्बीवैलेंट मतलब कि एक पर्सन के पास में अगर बोथ काइंड्स के फीलिंग्स या फिर एक तरीके से एटीट्यूड है, ओपिनियंस हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एम्बीवैलेंट। ओके, नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ किंग इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, जेनोसाइड, रेगिसाइड या होमिसाइड। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, रेगिसाइड। तो मर्डर ऑफ अ किंग, ओके, या फिर अ रूलर इज कॉल्ड एज एन रेगिसाइड। ठीक है, बाकी का मीनिंग समझ। मैट्रिसाइड का मीनिंग क्या होता है? मैट्रिसाइड का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर इज कॉल्ड एज मैट्रिसाइड। ओके, अ पर्सन हु किल्स हिज और हर्स ओन मदर इज कॉल्ड एज, ओके, मैट्रिसाइड। जेनोसाइड का मीनिंग क्या है? डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक, रेशियल, पर्टिकुलर एथनिक, रेशियल और रिलीजियस और नेशनल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज जेनोसाइड। ओके, मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, रिलीजियस, वो चाहे रिलीजियस ग्रुप हो सकता है या फिर रेशियल ग्रुप हो सकता है या फिर नेशनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी काइंड का एक ग्रुप है, उसको डेलिब्रेटली, मतलब कि इंटेंशनली एक जगह से निकाल देना और टू मर्डर देम इज कॉल्ड एज जेनोसाइड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन जेनोसाइड। जैसे कि जब कश्मीरी हिंदूज को कश्मीर से निकाला गया था, ओके, दैट पार्ट इज ऑल्सो मोस्टली, देखो कहीं पे उसको एक्सोडस लिखते हैं, कहीं पे उसको जेनोसाइड लिखते हैं। ओके, नाउ दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। रेगिसाइड, ओके, द एक्ट ऑफ किलिंग अ मोनार्क और अ रूलर, मतलब कि एक रूलर, एक किंग या फिर एक रूलर को किल करने को हम बोलते हैं रेगिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, मतलब कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को किल करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन होमिसाइड। ओके, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अ पर्सन दैट ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आइटिनरेंट, मेंडिकेंट, जर्नीमैन या फिर ट्रैम्प। The right answer for this is option A, itinerant. Itinerant is a person that travels from one place to another. Okay, so itinerant, a person who travels from place to place. Then mendicant is a person who begs for alms and charity. तो mendicant is a person जो कि मतलब livelihood के लिए या फिर मतलब charity के लिए mostly लोगों से मांगता है, so that is called as mendicant. Journeyman कौन है? Someone who has completed an apprenticeship और फॉर्मल ट्रेनिंग। ओके, सो एक पर्सन जिसने अप्रेंटिसशिप या फिर फॉर्मल ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड एज जर्नीमैन। ट्रैम्प, सेवरल मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ओके, समथिंग, ओके, अ ट्रैम्प मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि बहुत एक कंटेक्स्ट है जिसका बहुत सारा मीनिंग्स हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रैम्प। ओके, सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस, बट उसके साथ में हमने 60 यहाँ पे ऐसे फ्रेजेस देखे। ओके, 60 फ्रेजेस देखे और उनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हमने यहाँ पे देखे हैं। ओके, सो आई होप सो दिस वाज रियली यूजफुल फॉर यू। ओके, इसको अगर हो सके तो एक बार और रिवाइज ज़रूर करना। और इसी के साथ मैंने आप लोगों से लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में, स्पेशल चीज़ है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है आज का वर्कशीट जो आपको मिलेगा। तो वर्कशीट तो आपको मिलेगा इस सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके साथ में एक नोट्स का स्पेशल शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, इट इज़ एन स्पेशल शीट जिसके अंदर आपको 250 और ऐसे, ओके, देयर आर 250 मोर
phrases and the one word substitution for them, जो जिसमें से मोस्टली आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, फॉर द एग्जाम पर्पस ये 250 जो फ्रेजेस हम आपको दे रहे हैं, 250 फ्रेजेस एंड देयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इसलिए उसको ज़रूर डाउनलोड करना और ज़रूर पढ़ना. ओके, सो दैट इज़ इन स्पेशल शीट फ्रॉम अस फॉर द टुडेज़ लेक्चर फॉर यू. सो डू डाउनलोड. और वो कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन इट एंड गो अहेड एंड डाउनलोड इट. और कल के दिन में हमारा 32nd लेक्चर होने वाला जो कि रीजनिंग का रहेगा. कल हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन. सो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. ओके, वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर रीजनिंग, सो डोंट मिस आउट ऑन टू दैट. ओके, आज का वर्कशीट एंड नोट्स डाउनलोड कर लो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. ओके, डाउट हो तो कमेंट कर देना और लाइक शेयर वगैरह कर देना. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.